नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन। आज हम डिस्कशन करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट वह होती है जिसके कारण ना तो गवर्नमेंट लायबिलिटीज में वृद्धि होती और ना ही गवर्नमेंट एसेट में कमी आती। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंतर्गत हमारी वो सारी इनकम काउंट हो जाती है जो ना तो गवर्नमेंट लायबिलिटीज में वृद्धि करती और ना ही गवर्नमेंट एसेट में कमी करती। इसके दो हेड होते हैं। एक हेड तो इसका होता है टैक्सेबल इनकम। देखो, टैक्सेबल इनकम क्या होती है। टैक्सेबल इनकम वह होती है जो हम टैक्स के द्वारा अर्न करते हैं, अर्थात इसमें वो सारी इनकम काउंट हो जाती है जो हम टैक्स के द्वारा अर्न करते हैं। जैसे आपके प्रोग्रेसिव टैक्सेस, आपके रिग्रेसिव टैक्सेस, अथवा आपके डायरेक्ट टैक्सेस और आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस। अर्थात टैक्सेबल इनकम में हमारी वो सारी इनकम काउंट हो जाती है जो हम टैक्स के द्वारा अर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके प्रोग्रेसिव टैक्सेस, रिग्रेसिव टैक्सेस या फिर आपके डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका सेकंड हेड होता है नॉन टैक्सेबल इनकम। नॉन टैक्सेबल इनकम। देखो, नॉन टैक्सेबल इनकम क्या होती है। नॉन टैक्सेबल इनकम वह होती है जिसे हम टैक्स के द्वारा अर्न नहीं करते, अर्थात इसमें हमारी वो सारी इनकम काउंट हो जाती है जो हम टैक्स से अलग अर्न करते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें एक तो आता है आपका प्रॉफिट ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। देखो, भारत सरकार के बहुत सारे एंटरप्राइजेस होते हैं, मींस सरकार के कई सारे सरकारी उपक्रम होते हैं और उनके द्वारा सरकार को प्रॉफिट की प्राप्ति होती है और उस प्रॉफिट के द्वारा सरकार जो इनकम अर्न करती है वो सारी की सारी नॉन टैक्सेबल इनकम में काउंट हो जाती है। और इसमें क्या होता है, फी। गवर्नमेंट आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है और उस फैसिलिटीज के बदले में आपसे फीस लेती है, तो फीस नॉन टैक्सेबल इनकम में काउंट हो जाती है। और इसमें क्या आता है, पेनल्टीज। देखो, गवर्नमेंट शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कई सारे रूल रेगुलेशन बनाती है जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन कई बार क्या होता है, उन रूल रेगुलेशन को आप फॉलो नहीं कर पाते अथवा आप उनका उल्लंघन कर देते हो। तो जब आप उन रूल रेगुलेशन का उल्लंघन करते हो तो गवर्नमेंट फिर आप पे पेनल्टी लगाती है। तो इस पेनल्टी के द्वारा जो गवर्नमेंट इनकम अर्न करती है वो इनकम भी नॉन टैक्सेबल इनकम में काउंट हो जाती है। एक इसमें क्या होती है, इकोनॉमिक एड। देखो, कई बार क्या होता है कि जब गवर्नमेंट की वित्तीय व्यवस्था चरमरा जाती है अथवा कोई राष्ट्रीय संकट पैदा हो जाता है तो देश की आम जनता, विदेशी संस्थान और फॉरेन कंट्रीज सरकार को आर्थिक सहायता प्रोवाइड करते हैं और इस आर्थिक सहायता के द्वारा सरकार जो इनकम अर्न करती है वो इनकम भी आपकी नॉन टैक्सेबल इनकम में काउंट हो जाती है। एक इसका महत्वपूर्ण है एस-शीट। एस-शीट क्या होती है, तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी मृत्यु से पहले अपनी संपत्ति का, अपनी एसेट का कोई वैधानिक उत्तराधिकारी डिक्लेयर नहीं करते। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनकी सारी एसेट को, उनकी सारी परिसंपत्ति गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है। तो इस परिसंपत्ति को एस-शीट बोला जाता है। मींस एस-शीट क्या होती है, एस-शीट वह परिसंपत्ति होती है जिसका कोई भी वैधानिक उत्तराधिकारी नहीं होता और इस एस-शीट के द्वारा गवर्नमेंट को जो इनकम अर्न होती है उस इनकम को हम नॉन टैक्सेबल इनकम में काउंट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वह होता है जिसके द्वारा ना तो गवर्नमेंट लायबिलिटीज में कोई कमी आती और ना ही गवर्नमेंट एसेट में कोई वृद्धि होती। जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में मैंने एक चीज बताई थी आपको कि रेवेन्यू रिसिप्ट के द्वारा गवर्नमेंट की लायबिलिटीज में कोई वृद्धि नहीं होती, और जब रेवेन्यू रिसिप्ट के द्वारा गवर्नमेंट की लायबिलिटीज में कोई वृद्धि नहीं होती तो फिर जाहिर सी बात है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के द्वारा भी गवर्नमेंट की लायबिलिटीज में कोई कमी नहीं आएगी। एक चीज मैंने आपको और बताई थी रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में कि रेवेन्यू रिसिप्ट के द्वारा गवर्नमेंट की असेट में कोई कमी नहीं आती, और जब रेवेन्यू रिसिप्ट के द्वारा गवर्नमेंट की असेट में कोई कमी नहीं आती तो फिर जाहिर सी बात है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के द्वारा भी गवर्नमेंट की असेट में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो इसका मतलब ये होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वह होता है जिसके द्वारा ना तो गवर्नमेंट लायबिलिटीज में कोई कमी आती और ना ही गवर्नमेंट असेट में कोई वृद्धि होती। अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या आता है? देखो इसमें आता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी, उनके अलाउंसेस और उनकी पेंशन। इसके अतिरिक्त विधवावस्था पेंशन और प्लस इसमें वृद्धावस्था पेंशन। अर्थात जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी, उनके अलाउंसेस और उनकी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन, ये सारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होती है, क्योंकि इनके द्वारा गवर्नमेंट की लायबिलिटीज में कोई कमी नहीं आती। और इसमें क्या आती है? इसके अतिरिक्त इसमें आता है बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारी भत्ता आ गया इसमें। प्लस इसमें आ गई आपकी स्कॉलरशिप जो छात्र छात्राओं को प्रदान की जाती है। अर्थात जो बेरोजगारी भत्ता होता है और छात्र छात्राओं को प्रदान की जाने वाली जो स्कॉलरशिप होती है उसके द्वारा भी गवर्नमेंट की लायबिलिटीज में कोई कमी नहीं आती, और जब गवर्नमेंट की लायबिलिटीज में कोई कमी नहीं आती तो ये बेरोजगारी भत्ता और छात्र छात्राओं को प्रदान की जाने वाली स्कॉलरशिप भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट हो जाती है। इसमें क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। देखो सरकार अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आम जनता से, सेंट्रल बैंक से और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से सरकार लोन प्राप्त करती है, मीन्स ऋण प्राप्त करती है, और इस ऋण के ऊपर गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे करती है वो इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होता है। देखो इसे आप अच्छी तरह समझ लीजिए। गवर्नमेंट जो ऋण प्राप्त करती है जब वो उसके प्रिंसिपल्स का पेमेंट करती है तो वो काउंट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, बट जब वो उसके इंटरेस्ट को पे करती है वो काउंट होता है आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। देखो मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए कि आपने 100 रुपये का आपने ऋण प्राप्त कर लिया, तो अब आपकी लायबिलिटीज कितनी है? लायबिलिटीज इक्वल टू 100 रुपीज, और आपको इस पे इंटरेस्ट पेड करना है। इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? 10% पर ईयर, और 1 वर्ष बाद आपको ये चुकाना है। तो आफ्टर 1 ईयर 100 का 10% कितना होता है? 10। तो कितना हो गया? 100 प्लस 10 इक्वल 110। तो 1 वर्ष बाद आफ्टर 1 ईयर आप इसके इंटरेस्ट को आप इसके पेड कर देते हो। तो कितना पेड किया आपने? 110 माइनस 10। अब कितना बचा शेष? 100 रुपीज। अर्थात इसका इंटरेस्ट आपने पेड कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी लायबिलिटी अभी भी 100 रुपीज है जो शुरुआत में थी। यानी कि आपकी लायबिलिटीज में कोई कमी नहीं आई।
इंटरेस्ट को पे करने के बावजूद भी आपकी लायबिलिटी अभी भी 100 रुपीज है जो 1 वर्ष पहले थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऋण पर आप जो इंटरेस्ट पे करते हो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट को पे करने के बावजूद भी गवर्नमेंट की लायबिलिटीज में कोई कमी नहीं आती। तो आगे बात समझ में आपकी। आप जो ऋण प्राप्त करते हो, जब आप उसके प्रिंसिपल का पेमेंट करते हो तो वो तो काउंट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, बट जब आप उसके इंटरेस्ट को पे करते हो वो हमेशा काउंट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, क्योंकि इंटरेस्ट को पे करने पर गवर्नमेंट की लायबिलिटीज में कोई कमी नहीं आती। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, और इसमें क्या होता है, नेशनल डिजास्टर पर किया जाने वाला खर्च अर्थात एक्सपेंडिचर ऑफ नेशनल डिजास्टर। देखो कई बार गवर्नमेंट राष्ट्रीय संकट से गुजरती है, जैसे कभी भूकंप आ जाता है, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, सूखा, जैसे अभी पिछले वर्ष कोरोना फैल गया था। तो ये ग्लोबल डिसीज है, नेशनल डिफीज है। तो इन ग्लोबल डिफीज अथवा नेशनल डिफीज के ऊपर गवर्नमेंट जो एक्सपेंस करती है तो वो भी सारा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही काउंट होता है, क्योंकि इनके ऊपर गवर्नमेंट जो खर्च करती है ना तो उससे असेट में वृद्धि होती और ना ही उससे गवर्नमेंट के जो लायबिलिटीज होते हैं उसमें कोई कमी नहीं आती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबल डिसीज और नेशनल डिफीज मीन्स जो नेशनल डिजास्टर है आपके, इनके ऊपर गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है वो सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट हो जाता है। और इसमें क्या आता है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर प्लस पैरामिलिट्री फोर्स एक्सपेंडिचर। देखो गवर्नमेंट बहुत सारे सैन्य खर्च करती है, मीन्स जो सैन्य पदाधिकारी होते हैं, सैन्य सर्विसेज होती है, इनके ऊपर गवर्नमेंट बहुत सारा खर्च करती है। वो सारा खर्च भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होता है, क्योंकि सैन्य खर्च ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज में कमी करता और ना ही गवर्नमेंट की एसेट में वृद्धि करता। इसलिए गवर्नमेंट जो सैन्य खर्च करती है मीन्स मिलिट्री ऑपरेशंस के ऊपर, पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर, वो सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट द्वारा किया जाने वाला वो समस्त खर्च जो ना तो उसकी लायबिलिटीज में कमी करता और ना ही उसकी असेट में वृद्धि करता, वो सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।